हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जीके। देखिए, इसमें क्या है कि दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वहां पर उसको जाकर देख लीजिएगा किस तरीके से क्या कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं और उसका पूरा फुल यानी थॉरो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका समय, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऐसे इजी इजी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन चाहे जितने इजी हों, लेकिन जब हम लोग जैसे मान लीजिए अभी हम इस क्वेश्चन में ही बात करें, क्या क्या बात करेंगे देखिए। तो संविधान से रिलेटेड यानी संविधान सभा प्रारूप समिति से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा। तो बस आपका तो बस क्या है, आपका हर एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और एग्जामिनर क्या है, क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ कंडीशंस है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसको बताना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइव पढ़ाई कर मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा। पहली चीज़ क्या है कि देखिए, पेन एंड पेपर आप लेकर बैठिए। पेन एंड पेपर आप जरूर लेकर बैठिए, और टीचर जो भी चीज़ें लिखवा रहा है लिख रहा है उससे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप क्या करिए, नोट करते रहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे आपका जो माइंड है वहाँ पर उस समय प्रेजेंट होगा। चीज़ें यानी जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें क्या होगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यूटी बनी 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 है, बीच में क्या हुआ, अचानक से आपका माइंड कहीं चला गया, फिर बाद गैप हो गया, फिर आपका कंटिन्यूटी बनी, फिर से अचानक क्या हुआ, माइंड कहीं चला गया, फिर से गैप बन गया, फिर कंटिन्यूटी बनी गई, फिर ऐसे इस तरीके से बनता चला जाता है। यानी बीच बीच में क्या होता है, गैपिंग होती रहती है। ठीक है, बीच बीच में गैप बन जाते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है, जब भी आप रिवीजन करेंगे, क्या जब भी आप रिवीजन करेंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज होंगे, या तो आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें पढ़ी हुई है या कुछ उसमें से मिसिंग हो रही है। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं। अगर इस तरह से गैपिंग बन जितना ज़्यादा गैपिंग होगा टॉपिक, उतना ही ज़्यादा आपका बाद में आपको उतनी ही ज़्यादा परेशान करेगा। ठीक है, हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन मिले उसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन क्यों होते हैं कि इसी सब चीज़ों की वजह से होते हैं। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी करते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी टीचर बोल रहा है कुछ भी उसका शॉर्ट फॉर्म में ही लिखिए। मान लीजिए मैंने संविधान ही बोला तो संविधान का आप सही लिख लीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। इतने से आपका क्या हो जाएगा, माइंड वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है पूरा संविधान ही लिखिए। तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप नोट जरूर करते रहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए पेन एंड पेपर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप किया करिए, कमेंट में टाइप किया करिए। ठीक है, कमेंट टाइप करेंगे इससे भी आपका, और कमेंट कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। अब ये नहीं कि फालतू कमेंट टाइप करते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, आपका ही नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। अब दूसरे का उसमें से आपका कोई वो नहीं रहेगा। तो कमेंट करेंगे तब भी आपका फायदा होगा। और पेन एंड पेपर से लेकर अगर नोट बना रहे हैं तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बेस्ट है ये है, पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स नोट करिए। ठीक है, ताकि बाद में रिवीजन करने के लिए भी आपको ये काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, इसलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग मैं दो वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। वैसे आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस तरीके से इसको किस तरह से इसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, मतलब किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ही ध्यान से और केयरफुल तरीके से इसको पढ़िए, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर हम मुझे 100% पता है कि अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर 7 दे देंगे, लेकिन 7 आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। चलिए मैं इसको पूरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पर सब प्रारूप समिति लिख कर दिखा देता हूँ। देखिए, प्रारूप समिति को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, पहले मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्रारूप समिति को ही क्या कहा जाता है, मसौदा समिति कहा गया है, मसौदा समिति। ठीक है, मसौदा समिति, या इसी को और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, मसौदा समिति। इसी को ड्राफ्ट कमेटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है,
ड्राफ्ट कमेटी आपको हिंदी में लिखा लिखा है मिलेगा। ओके, अब देखिए, जब आपसे पूछे कि मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे, क्या पूछे, कुल कितने सदस्य थे, कुल सदस्य जब आपसे पूछे तब मसौदा समिति के कुल सदस्यों का आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इस कुल सदस्य में एक क्या थे, अध्यक्ष, और 6 थे अन्य, ये क्या थे, अन्य थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। अब उसके बाद से अन्य में कौन कौन से थे, तो अभी मैं यहाँ पर सभी जितने भी 6 नाम थे, 6 के 6 नाम को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको भी 6 का 6 नाम याद होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन संविधान मतलब ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, या मैच द फॉलोइंग कराने में आ जाए, तो देखिए मैच द फॉलोइंग में नहीं आएगा, मतलब सीधा सीधा ये है कि मतलब आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तब उस कंडीशन में आपको पूरा का पूरा आंसर याद करना पड़ेगा। चलिए मैं 6 के 6 नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले थे गोपाला स्वामी, गोपाला स्वामी अयंगर। आप क्या कर सकते हैं, आप इसका अयंगर शब्द याद कर सकते हैं। ठीक है, गोपाला स्वामी अयंगर। उसके बाद से नेक्स्ट थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो आप इसमें अय्यर शब्द याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर थे मोहम्मद 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 सादुल्ला, क्या नाम थे, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तीसरे नंबर के हो गए। चौथे नंबर में क्या हो जाएंगे, के एम मुंशी, के एम मुंशी मतलब कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी हो गए। पांचवें नंबर पे कौन हो जाएंगे, पांचवें नंबर पर हो जाएंगे एन माधव राव, क्या हो जाएगा, एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव, ये किनके स्थान पर आए थे, तो माधव 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 यानी मित्तर। ठीक है, आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, मैं रिलेट करने के लिए इतनी बार बोला, माधव मित्तर माधव मित्तर। ठीक है, ये क्या हुआ, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, क्या हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, तबीयत खराब। अच्छा, और छठवें नंबर पर क्या हो जाएंगे, टी कृष्णामा, टी मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, छोटा सा इंग्लिश में लिखा जाएगा, लेकिन चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। इसको मैं कहाँ पे लिख देता हूँ, हो जाएगा, इतने में जगह है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन से यानी 6 नंबर के जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, टी कृष्णामा स्वामी, क्या है, कृष्णामाचारी, सॉरी टी कृष्णामाचारी। छठे नंबर पर कौन है, टी कृष्णाचार्य, ये किनके स्थान पर आए थे, तो टी कृष्णामाचारी जी। ये देखो कृष्णामाचारी खेतान यानी डीपी खेतान के स्थान पर आए थे, खेतान किसके स्थान पर आए थे, डीपी खेतान के स्थान पर कौन आए थे, इनका क्या हो गया था, ये डेथ, इनका डेथ यानी डेथ हो गया था। ठीक है, तो डीपी खेतान के स्थान पर कौन आए थे, टी कृष्णामाचारी आए थे। और कृष्णामाचारी के इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट है, और फैक्ट ये है कि टी कृष्णामाचारी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछे तो 2 लोग थे, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे, उपाध्यक्ष संविधान सभा के अगर उपाध्यक्ष आपसे पूछे तो 2 लोग थे, एक तो टी कृष्णामाचारी थे, क्या थे, टी कृष्णामाचारी, और एक थे एच सी मुखर्जी। ठीक है, एस सी मुखर्जी। ठीक है, तो ये कहाँ से थे, बंगाल से थे, और ये कहाँ से थे, साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये 2 लोग क्या हो गए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष हो गए। ठीक है, और आइए थोड़ा सा और एक फैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए, देखिए आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में, सॉरी प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव को अध्यक्ष किसने नियुक्त किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर मान लीजिए कभी पूछे आपसे, तो देखिए इसमें क्या हुआ था, प्रारूप समिति में जो भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया था, तो वो प्रारूप समिति के सदस्यों के ही द्वारा इनको क्या किया गया, अध्यक्ष चुना गया था, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको बता दूं, जैसे संविधान सभा से ही रिलेटेड पॉइंट है, इसमें कुल महिला सदस्य कितनी थी, संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी, महिला सदस्य
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल महिला सदस्य थी 15, यानी टोटल संविधान सभा में, ये टोटल एक बार में नहीं सिलेक्ट हुई थी, ये मतलब कुल मिलाकर संविधान बनने के समय, यानी जब तक पूरा संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया उस बीच में कुल मिलाकर ये 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 महिलाओं में एक महिला थी जो मनोनीत थी, एक क्या थी, मनोनीत थी, और बाकी जो थे वो क्या थे, निर्वाचित थे। ठीक है, 14 निर्वाचित थे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए, क्योंकि देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अगर मज़ा आ रहा है तो फिर हमको भी मज़ा आना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पश्चिमी वाहिनी नदियों में से, जस्ट एक मिनट, हाँ ठीक है, निम्न पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, निम्न पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है इस तरह का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है, जो 4 ऑप्शन है इनका मुझे एनालिसिस करवाना है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शन हैं, चलिए अब यहाँ पर मैं नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं नर्मदा नदी से रिलेटेड, मैं इसको आपको किस पर बता देता हूँ। देखिए मैं इसको भारत का मैप बनाकर उसमें बता देता हूँ, जैसे कि देखिए जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट्स मैं अभी यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इमेज भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, और उससे रिलेटेड कितने पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एकदम एकदम मैप के थ्रू इसको समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वाइट ले लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर कौन सा है, विंध्यास पर्वत है, और ये विंध्यास पर्वत कहाँ तक गई है, विंध्यास पर्वत ये गई है सासाराम बिहार तक गई है। ठीक है, उसके नीचे कौन सा है, सतपुरा है, सतपुरा, और ये कि यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, मैकाल पर्वत श्रेणी, कौन सी ये मिलेगी, पैकाल। देखिए ये कौन सा है, ये विंध्याज है, और ये कौन सा है, ये सतपुराज है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये मैकाल है। ठीक है, अब यही मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या क्या नाम है, अमरकंटक, क्या नाम है, अमरकंटक। ठीक है, अब यहीं से एक नदी निकलती है जो किस नाम से जानी जाती है, नर्मदा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहीं से निकलती है नर्मदा नदी, ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। देखिए क्या है, ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी भारत, देखो पश्चिम की ओर बहने वाली, पहला फैक्ट ये है कि पश्चिम पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी इसी के नीचे ताप्ती है, वो है। ठीक है, और एक और फैक्ट यहाँ पर ये है कि जो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है, इसको आप लिख लीजिएगा, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, नर्मदा नदी से रिलेटेड और फैक्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि इस पर कुछ बहुत सारे डैम बने हैं, क्या बने हैं, बांध बने हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर बांध बना है, एक यहाँ पर बांध बना है, ठीक है, एक यहाँ पर बांध बना है, एक यहाँ पर बांध बना है, और एक और यहाँ गुजरात में। ठीक है, ये चारों, ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सभी के सभी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, 5वां नंबर जो है गुजरात में है। तो देखिए पहले नंबर का जो बांध है उसका क्या नाम है, बरगी, बरगी डैम है। पहले नंबर का क्या है, बरगी, बरगी बांध है। ठीक है, और दूसरे नंबर का जो बांध है उसको क्या कहते हैं, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर, थोड़ा सा 1 मिनट, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। और तीसरे नंबर का जो बांध है, तीसरे नंबर का क्या है, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बांध है, ओमकारेश्वर बांध। ठीक है, चौथे नंबर का बांध जो है महेश्वर बांध है, महेश्वर बांध है, महेश्वर बांध। और 5वें नंबर का जो बांध है वो है सरदार सरोवर बांध, सरदार
5वें नंबर का जो है वो क्या है, सरदार सरदार सरोवर, सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। ओके, तो देखिए ये जो 4 बांध है ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में एमपी में है, और ये कहाँ है, तो ये है गुजरात में, ठीक है, कहाँ है, गुजरात में, ठीक। अब मैं यहाँ पर कुछ यानी नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्या है कि जलप्रपात है, जलप्रपात, तो कौन कौन से नर्मदा नदी पर जलप्रपात हैं, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला आपको ये तो याद होना चाहिए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, धुआंधार जलप्रपात जलप्रपात कहाँ है, तो आपको आंसर क्या देंगे, मध्य प्रदेश। किस नदी पर है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात हो गया, उसके बाद से हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात के बाद से कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा धुआंधार कपिल धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात, उसके बाद से कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा है, और तीसरा हो जाएगा कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है। तो उम्मीद है इतने सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। और इससे रिलेटेड और कुछ एक दो पॉइंट और बता देते हैं कि देखिए विंध्याचल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, कलुनूर है, कलुनर, कलुनर, कलुनर को ही क्या कहते हैं, सद्भावना शिखर ही इसको सद्भावना शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, सद्भावना शिखर, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, गुडविल शिखर के नाम, गुडविल चोटी के नाम से जानते हैं, गुडविल चोटी के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, धूपगढ़। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, यहाँ पर नोट करके पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, सतपुरा, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुरा श्रेणी लिख लीजिए ज़्यादा सही है, सतपुरा श्रेणी, ठीक है। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़, धूपगढ़, ठीक है। चलिए ये अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अभी तो सॉरी अभी थोड़ा सा और कुछ पॉइंट बाकी है, अभी तो हम लोग नर्मदा नदी के बारे में बात किए हैं, अब हम लोग बात करते हैं शरावती नदी के बारे में। तो देखिए शरावती नदी है कहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही याद रखिए कि शरावती नदी कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। इस पर एक और फैक्ट है, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात, क्या सबसे ऊंची जलप्रपात कहाँ है, शरावती नदी पर, जलप्रपात प्रपात कहाँ है, शरावती नदी पर है, और उसका क्या नाम है, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात, या गैर सोप्पा जलप्रपात, गैर सोप्पा जलप्रपात, ठीक है। जोग जलप्रपात, गैर सोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, या इसी को राजा रानी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब नाम आप नोट कर लीजिएगा। अब महानदी के बारे में आते हैं, तो देखिए महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महानदी का उद्गम स्थल है, महानदी का उद्गम स्थल है दंडकारण्य पठार से, कहाँ से है, दंडकारण्य पठार, कहाँ से, दंडकारण्य पठार से इसका ओरिजिन है, ठीक है। एक बेसिन बनाती है, महानदी बेसिन बनाती है, जो महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, पीली मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो पीली मिट्टी की वजह से इसका पानी जो होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, यानी येलो टाइप का होता है, येलोइस होता है, ठीक है। जिसकी वजह से महानदी को क्या किस नाम से जाना जाता है, इंडिया की वांगहो नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडिया की क्यों, चाइना की जो वांगहो नदी है वो कैसी नदी है, वो पीली नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो उसका उसी के नाम से इसको भी क्या जाना जाता है, क्योंकि इसकी भी जो मतलब पानी है, यानी जो इसका बेसिन है, बेसिन में कैसी मिट्टी पाई जाती है, पीली पाई जाती है, जिसकी वजह से इस नदी का पानी भी क्या होता है, पीली होता है। इसी की वजह से इसको वांगो यानी इंडिया की वांगो कहा जाता है, ठीक है। और इस नदी के द्वारा छत्तीसगढ़ में क्या बनाया जाता है, यानी महानदी बेसिन बनता है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर क्या होता है, चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। किसकी खेती होती है, चावल की खेती होती है।
इसकी वजह से छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। और साबरमती के बारे में आपको पता होगा, साबरमती नदी के बारे में अगर मैं मैप से इसको समझाना चाहूँ तो साबरमती नदी जो है, देखिए, लेकिन यहाँ पर कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। उसे आप याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, अरावली अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से, पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा शार्ट में मैप से समझाऊं तो जैसे यहाँ पर ये साउथ इंडिया हो जाएगा, और इधर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अरावली पर्वत दिखेगी। तो यहीं से एक नदी निकलती है जो कि जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और वो कौन सी नदी है, साबरमती नदी है, ठीक है। तो बस इसमें इतना पॉइंट हम लोग रखते हैं और आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है, फ्लोरीन है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको पीरियोडिक टेबल बनाकर थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके से पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल ऐसे आप देखे होंगे, ठीक। तो ये एक और एक नीचे यहाँ पर दो और बॉक्स देखे होंगे। तो ये क्या है, ये एफ ब्लॉक है, और ये क्या है, एस ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक है, और ये पी ब्लॉक है, ठीक है। तो एस ब्लॉक में दो दो लाइन है, ठीक। और पी ब्लॉक में कितने हैं, 6 है। तो 1 2 3 4 5 यानी 6 हो गया। तो देखिए, तो इस तरीके से 6 पीरियड कहाँ पर है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी क्यों हो रही है, तो बस आपको समझाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, काउंटिंग अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2, तो यहाँ पर कितने, इसमें कितने ग्रुप हो जाएंगे, कितने समूह हो जाएंगे, 2 समूह है। देखिए समूह क्या होता है, ये नीचे ऐसे चलेंगे तो समूह हो जाएगा, जब इस तरीके से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आवर्त, ठीक है। तो देखिए कितने समूह, 1 2 समूह और 6 समूह इधर है। लेकिन 3 कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 यहाँ से स्टार्ट होगा और 12 यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। तो स्टार्ट पी वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 13 से स्टार्ट होगा, 13 14 15 16, यहाँ पर आएगा 17, उसके बाद आएगा 18। तो जो 17वां ग्रुप है, कौन सा, 70th ग्रुप जो है, यानी 17वां समूह जो है वो क्या है, वो है हेलोजन ग्रुप। ये क्या है, इसी को हम कहते हैं हेलोजन ग्रुप, ठीक है। हेलोजन ग्रुप यानी हेलोजन समूह, ठीक। और इसमें कौन कौन से तत्व, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो फ्लोरीन है, उसके बाद से कौन सा है, क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद हो जाएगा ब्रोमीन, आयोडीन के बाद हो जाएगा एस्टेस्टीन, उसको हो जाएगा टेनेसियम, ठीक है। मैं टेनेसियम का पूरा लिख देता हूँ, ये एक नया टेनेसियम है, टेनेसियम नहीं है, टेनेसिन है, ठीक है, टेनेसिन है। और ये क्या है, ये है एस्टेटीन, ठीक है, स्टेटीन। और ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये नया खोजा गया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ये नया खोजा गया है। अब इसमें फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन उसके बाद से क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। मतलब क्या है कि जो रिएक्टिविटी है, अभिक्रियाशीलता का मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी, क्या होता है, रिएक्टिविटी मतलब अभिक्रियाशीलता, मतलब जो तत्व है वो दूसरे तत्वों से कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें क्या है, इसकी ज़्यादा भी होती है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी इसके पास कोई और अगर एलिमेंट आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है, वो क्या करता है, उसके पास अगर कोई अदर एलिमेंट आता है तो उससे वो तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, मतलब उससे यानी उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो गया। तो देखिए थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड बनते हैं, जैसे एक इससे रिलेटेड एक कंपाउंड बनता है AgCl, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो जो फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनते हैं, ठीक है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनते हैं, जैसे मतलब कैसा ग्लास, जो प्रकाश की प्रेजेंस में क्या करे, अलग अलग रंग, अलग अलग कलर दिखाते हो। आप वैसे फोटोक्रोमेटिक ग्लास को एक बार सर्च कर लेंगे तो आपको यानी पिक्चर, बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एजी सिल्वर क्लोराइड हो गया। उसके बाद से एक एक यहाँ पर कंपाउंड आपको बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये क्या होता है कि बहुत पहले अगर आप देखे होंगे तो जब कैमरा से फोटो खींचते हैं तो कुछ निगेटिव इमेजेस बनता होगा, सिर्फ मतलब
ऐसा सिर्फ मतलब लाइनिंग लाइनिंग दिख रही होती है। जो पहले के कैमराज आते थे तो एक रील मिलती थी, उस रील में क्या होता था, निगेटिव इमेज बनते थे। तो उस निगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आयोडीन के कमी से आपको पता होगा कौन सा बीमारी होता है, तो ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर का मतलब क्या होता है कि घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। अब घेंघा रोग में क्या होता है, गले में बहुत भयंकर सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको हेलोजन ग्रुप से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कहाँ चले गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना ये, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार और कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो उसी के प्रति उत्तरदायी होंगे। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आप किसी को कोई काम सौंप रहे हैं, तो वो जिस आदमी को आप काम सौंप रहे हैं वो आपके ही प्रति तो उत्तरदायी होगा। तो राज्यपाल को नियुक्त करने वाला कौन है, राष्ट्रपति है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा नया पेज ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर मैं समझा दूँ। ठीक है, तो देखिए एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक लाइन से मैं याद कराते चलता हूँ। ठीक है, उससे क्या रहेगा कि जितने बार देखिए, जितने बार ये आएगा मैं उन सभी आर्टिकल को बार बार रिवीजन करवाते चलूँगा, तो वो आपको याद हो जाएगा और रटा जाएगा। ठीक है, बाकी 4 ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ से कुछ एलिमिनेट भी हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं करा रहा हूँ उसको एट अ टाइम एकदम अच्छे से रट लिया करिए, ताकि आगे नेक्स्ट चीज़ें, क्योंकि देखिए अगर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं राष्ट्रपति के बारे में बात करूँगा, कुछ और इनकी कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपातकाल से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एकदम जनरल, एकदम जो फ्रंट के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे कहने का मेरा ये मतलब है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा आर्टिकल 52 क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है, भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद से मैं यहाँ पर आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 53 में यह प्रावधान किया गया है कि देखिए क्या है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वो संघीय कार्यपालिका होती है। क्या होती है, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका का जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, यानी संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। इसकी सहायता के लिए, यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए किसका गठन किया गया है, मंत्री परिषद का गठन किया गया, मंत्री परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है। और इस देखिए सहायता और सलाह देने के लिए, किसके लिए, सहायता तथा सलाह के लिए, सहायता तथा सलाह के लिए किसका गठन किया गया, मंत्री परिषद का। और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक, और अदर होंगे अन्य मंत्री। ठीक, अन्य मंत्री। अब इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या कुल मिलाकर लोकसभा का 15%, कुल मिलाकर लोकसभा का कितना होगा, 15%। ठीक है, ये इनकी कुल संख्या होती है, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है, तो देखिए, तो अब ये कार्यपालिका के हेड होते हैं। तो यहाँ पर यही प्रावधान किया गया है कि जो संघीय कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्तियों का, देखिए राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा, ये मतलब कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ शक्ति। ठीक है,
क्या लिख देता हूँ, शक्ति। और आप लोग लिख लीजिएगा क्या, कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पर बनाकर समझा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। अब देखिए शक्ति मिल गया, तो यहाँ पर क्या है, निर्वाचन के बारे में है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पर किस चीज के बारे में बात की है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई। तो निर्वाचन से ही हम लोग शब्द उठाते हैं और निर्वाचन से ही आगे इस आर्टिकल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निर्वाचन के लिए क्या किया गया, एक निर्वाचक मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया निर्वाचक मंडल बनाया गया। अगर आप ये सारे पॉइंट एकदम क्लियरली समझ जा रहे हैं, देखिए अब ये निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलिए मैं पेन बदल कर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, देखिए निर्वाचक मंडल। अब इस निर्वाचक मंडल में होंगे कौन, तो इसमें होंगे निर्वाचित सदस्य। कौन होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे। अब वो निर्वाचित सदस्य कहाँ से होंगे, तो निर्वाचित सदस्य कहाँ के होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन होंगे, विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसके बाद से कौन सा हो जाएंगे, दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आई थिंक ये सारा स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि इनिशियली में जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय इसका प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया, तो इसको 17वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, दिल्ली तथा पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। वो भी किस तरीके से शामिल किया, राज्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, राज्य के रूप में शामिल किया गया। तो यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, कह देगा कि केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। कथन गलत है सही है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे इस क्वेश्चन का ये कथन क्या है, गलत है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं शामिल होता है, तो आप कहेंगे दिल्ली और पुदुचेरी क्या है, तो दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल किया गया है, लेकिन वो किस रूप में शामिल किया गया है, राज्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक निर्वाचक मंडल का क्या प्रावधान है, तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, कहीं पर भी जनता के बारे में नहीं आ रहा है, पब्लिक के बारे में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पब्लिक कर रही है। इसीलिए कहा गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है, परोक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्ट। कैसे, इनडायरेक्ट। ठीक है, ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कहाँ तक, आर्टिकल 54 हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया है। ठीक है, अभी मैं निर्वाचन की प्रक्रिया को डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। इसलिए इसको नेक्स्ट टाइम में जब भी कभी इसका टर्म्स आए, जब भी कभी इसका नंबर आएगा, हम इसका पूरा ऑपरेशन करके रख देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको बस इतना याद रख लीजिए कि आर्टिकल 54 में क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद से आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में है आर्टिकल 56 में है, देखिए निर्वाचन की प्रक्रिया हो गया, तो आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा गला फंस रहा है तो हाँ, देखिए आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कार्यकाल से आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, और बीच में क्या, अगर उनकी मृत्यु हो गई
तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो गया, या तो शपथ दे दिए तब भी 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है, अनिवार्य होता है। और या तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया से पद को खाली किया जा सकता है उस कंडीशन में भी, यानी किसी भी तरीके से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, खाली हुआ, तो 6 महीने के भीतर क्या है, चुनाव फिर से करा लेना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 57। तो कार्यकाल हो गया, तो 57 में क्या है, कार्यकाल के बाद हो जाएगा पुनर्निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यकाल के बाद क्या हो जाएगा, पुनर्निर्वाचन। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी बार हो सकता है। जैसे अमेरिका में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं निर्वाचन। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, ठीक है। 1, 2 ऑप्शन अनलिमिटेड, चाहे जितनी बार हो। तो अपने भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी बार हो सकता है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड है। तो चाहे जितनी बार हो सके राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। एक आदमी 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितने बार हो सकता है उतनी बार बन सकता है। बट आपको पता है कि राष्ट्रपति बनते बनते एज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक बार हो जाते हैं, दूसरी बार हो जाते हैं, तीसरे बार में पता नहीं, कोई चांस रहता नहीं है कि जिंदा रहे ना रहे, ठीक है, क्योंकि एज भी तो हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लें ताकि अच्छा लगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट है आर्टिकल 58। 58 में क्या है, योग्यता है। 58 में क्या है, योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता की क्या बात की गई है, तो राष्ट्रपति की योग्यता बस आप अभी 60 में इसको याद रखिए, नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और 59 में क्या है, शर्तें हैं। तो कैसी शर्तें होनी चाहिए, कहने का मतलब वे लोग जो लाभ के पद पर नहीं है वही वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब हो सकते हैं, ठीक है। योग्यता भी उसकी डिफाइन की गया है। तो जो लोग उस योग्यता को क्वालिफाई करते हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। शर्तें क्या हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 60। तो इसमें क्या बताया गया है, 60 में क्या है, शपथ है, शपथ, ठीक है। 60 में शपथ, राष्ट्रपति का शपथ क्या लिखे हैं, शपथ लिख दिए, कोई बात नहीं। तो 60 में क्या है, शपथ है। और 61 में क्या है, 60 में क्या है, शपथ, और 61 में क्या है, महाभियोग है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इतने आर्टिकल याद रखिए, नेक्स्ट टाइम में जब भी मैं इसके बारे में महाभियोग, नेक्स्ट टाइम में देखिए, ये तो अभी फ्रंट के क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, ये फ्रंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मैंने राष्ट्रपति के बारे में बिल्कुल ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है, एकदम फ्रंट के क्वेश्चन है। इसमें भी अभी आर्टिकल 123 है, फिर आर्टिकल 143 है, फिर उसको से और भी उनकी कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, बहुत सारी इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में जब भी राष्ट्रपति का नंबर आएगा उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना इसमें रखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए टाइम की भी लिमिट है। तो ऐसा तो है नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे तक हम लोग वीडियो बनाते ही रहें, ऐसा भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से आप लोगों का कमेंट आता रहेगा, मैं इस वीडियो की लेंथ बढ़ाता रहूँगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। देखिए जैसे आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे उसी हिसाब से काम होगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं क्योंकि अभी हमसे ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसके लिए आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। और आपका सिर्फ और सिर्फ 2-3 काम आप करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब मिलते हैं, देख लें थोड़ा सा, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या अपना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। ओके, तो क्या है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एंटामोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस इसमें इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब धन्यवाद। और जो जितने बातें बोले हैं आप वो भी काम करते रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो सके, ठीक है। और जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे वीडियो की लेंथ उतने ही ज़्यादा है। और जो भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने राष्ट्रपति में 4 ऑप्शन, वहाँ पर राज्यपाल बारे में 4 ऑप्शन था, इसमें 4 ऑप्शन था। तो इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही को डिस्कस किया, राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। देखिए बाकी 3 ऑप्शन प्रधानमंत्री के बारे में छोड़ दिया। वैसे अगर प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें मैं 75 आर्टिकल 75 की जो सब क्लास है इसमें कम से कम देखिए
5-6 सब क्लास बताऊंगा, 1 2 3 इन सभी के बारे में पूरा फुल डिस्कस, ठीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री किसका होता है, तो मंत्रिपरिषद का होता है, तो मंत्रिपरिषद में भी आपको 74 का 1, 74 का 2 इनके बारे में डिस्कस करूंगा। हर एक पॉइंट को मैं एकदम डिटेल में, तो कहने का मेरा बस एक ही मतलब है कि आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे चीज़ें, मैं उतना ही अधिक डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री के बारे में मुझे डिस्कस करना है, तो मुख्यमंत्री से स्टार्ट करूंगा कि यहाँ आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, इसका आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक एंड हुआ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कितनी पॉइंट है विधानसभा में ही। अगर मुझे इसको देखिए, इस वीडियो में अगर इस वीडियो को और लेंदी बनाना हो, तो विधानसभा का मैं बैकग्राउंड कहाँ से कहाँ, स्वराज विधेयक से स्टार्ट करूंगा, फिर कैबिनेट मिशन तक लाकर इसको समाप्त कर देता। जितने भी बीच बीच में कौन किसका स्टेटमेंट है और कैबिनेट मिशन आया, कौन कौन से उसमें सदस्य थे, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस दिक्कत ये है कि जैसे जैसे देखिए, अगर आप लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, तो क्या है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यानी लंबी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि अब आप लोग देखेंगे भी। वैसे क्या है कि अभी बड़ी वीडियो, लंबी वीडियो बना दें तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी बातें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बातें तो होती रहेंगी।